गुड मॉर्निंग। आज हम शुरू करेंगे मशीन है। पहली मशीन है ट्रांसफॉर्मर। तो आज ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ना प्रारंभ करेंगे। जल्दी से बैठ जाओ भाई। हेड हैं। इसके लिए कितने पे छोड़ 8 10 छोड़ दो क्या? अरे तो ज्यादा पे छोड़ दे तो नुकसान क्या होगा? खाली क्यों रहेंगे? आप जब सवाल करो तब तक कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आए तो लिख लेना। खाली क्यों रहेंगे? आप कंपटीशन की तैयारी करते हो, खाली कैसे रह सकता कोई चीज? कंपटीशन में नहीं रह सकता ना। आप जब सवाल पढ़ते हैं तो बहुत सारे सवाल करते हैं, उसमें कुछ आपको नई चीज मिलती है, उस चैप्टर के एंड में लिख दिया करो। खाली पे तो काम आएगा, पेज कम पड़ गए तो क्या करोगे? ठीक है। ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर के बारे में ध्यान से आपको समझना है। ट्रांसफॉर्मर किसे कहते हैं? तो कहेंगे हमारे पास जो पावर को ट्रांसफर करता है वो ट्रांसफॉर्मर है। तो मैं कह रहा हूं कि पावर को ट्रांसफर करने के लिए इधर ऑपरेटर नहीं आया है क्या आज? तुम्हें ऐसा लग नहीं रहा साउंड ज्यादा है? मतलब आपको क्या लगता है? हमारे 2 3 दिन से ठीक चल रहा था मामला, वापस टकरा के पहुंचने नहीं चाहिए भाई। तो ट्रांसफर करते हैं पावर को। पावर को ट्रांसफर का बेसिक लॉजिक ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि पावर तो आपने सीधा तार जोड़े तो वोल्टेज गया, करंट गया तो पावर चली जाएगी। ट्रांसफॉर्मर की जरूरत ही क्या है? स्टेप अप करना और स्टेप डाउन करना है। किसको? वोल्टेज को चेंज करने के लिए वही तो है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। मैं कह रहा हूं कि आप स्टेप अप और स्टेप डाउन कर ही क्यों रहे हो? आप करने के लिए काम में ले रहे हो, ऐसी क्या जरूरत पड़ी आपको? वोल्टेज बढ़ाना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, जरूरत क्या पड़ी आपको? बेसिक लॉजिक तो यही है ना। उत्पादन कितना केवी पर हो रहा है? 11 केवी पे। आपके गांव में ट्रांसफॉर्मर कितना केवी का? 11 केवी का। तो दिक्कत कहां है? बीच वाले ट्रांसफॉर्मर लगाए क्यों है? लॉजिक समझे? मैं यही तो पूछ रहा हूं, क्यों लगाए बीच में? जब आपके 11 के उत्पादन हो रहा है और आपके गांव में आ भी 11 के भी रहा है, तो ये बीच वाले ट्रांसफॉर्मर कर क्या रहे हैं? हैं? क्या करें? ओवरलोड। ओवरलोड आती है यहां नहीं, जब मशीनें काम करने शुरू करेगी तो ओवरलोड की कंडीशन आएगी। ओवरलोड का मतलब लोड का ज्यादा होना। अभी तो लोड का ज्यादा होना तो बात की कंडीशन। अब तो हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर लिए क्यों काम है। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बढ़िया बात। जैसे ही हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस होगी, तो लॉन्ग डिस्टेंस होने पर तार की लंबाई क्या होगी? बढ़ेगी। तार की लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध बढ़ेगा तो पावर का लॉस क्या होगा? बढ़ेगा। क्योंकि पावर का लॉस इसलिए बढ़ेगा क्योंकि वोल्टेज व धारा दोनों ही है हमारे पास। ठीक है। अब मैंने कहा कि ऐसा करता हूं, मैं वोल्टेज बढ़ा देता हूं। वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो धारा क्या हो जाएगी? घट जाएगी।
और धारा घट जाएगी तो P बराबर क्या होता है I स्क्वायर R, तो पावर का लॉस भी क्या हो जाएगा। तो इसलिए जहां उत्पादन करता हूं उत्पादन 11 केवी पर हुआ, इसको सीधे बढ़ा के कितना कर दिया 220 केवी, 440 केवी, 765 केवी, डिस्टेंस के अनुसार कर दूंगा। मैंने मान लो सीधे 220 केवी कर दिया। अब आगे से आगे जाऊंगा तो मैं कम ही करूंगा, बढ़ाऊंगा तो कभी नहीं ना। अब आगे से आगे जाऊंगा तो क्या करूंगा, कम करूंगा, बढ़ाऊंगा तो कभी नहीं बढ़ाऊंगा, ठीक है ना। इस पूरी पारेषण वितरण की पूरी लाइन में स्टेप अप ट्रांसफार्मर केवल एक बार ही लगता है, एक ही जगह, और वो भी है उत्पादन केंद्र से जाती है फीडर लाइन है, और वो डायरेक्ट स्टेप अप ट्रांसफार्मर जाती है। वहां से क्या होता है पावर स्टेप अप होता है और वहां से पारेषण होता है शुरू। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहां लगता है, जहां से पारेषण शुरू होता है, जहां से पारेषण क्या होता है शुरू, वहां लगती है, ठीक है ना। अब 220 केवी को 132 बदलो, 132 को 33 बदलो, 33 को आप जितना चाहो जितने में बदलो, लेकिन लॉजिक ये है मैं सीधा 11 केवी गांव तक ले आता, लेकिन उस समय धारा क्या थी उसमें ज्यादा, तो पावर लॉस क्या होगी ज्यादा। पावर लॉस को बचाने के लिए मुझे स्टेप अप करना पड़ा, और लेकिन बाद में काम लेते समय मुझे धारा चाहिए तो मैंने स्टेप डाउन करा। इसलिए हमारे पास ट्रांसफॉर्मर के द्वारा स्टेप अप यानी वोल्टेज को बढ़ाने व घटाने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो पहली लाइन है पारेषण लाइन, पारेषण मतलब ट्रांसमिशन, पारेषण लाइन व वितरण लाइन में पारेषण लाइन व वितरण लाइन में वोल्टेज को बढ़ाने व घटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये कैसे है कि नहीं है भाई, ठीक है भाई। अब हमारे पास इसमें एक आएगा स्टेप अप। स्टेप अप को हिंदी में क्या कहते हैं ऊंचाई। स्टेप अप, अप का मतलब उच्च। क्या होगा उच्च वोल्टेज, क्या होगा उच्च वोल्टेज, और धारा क्या होगी, वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा बढ़ेगी। अब आप कहोगे सर ओम का नियम तो कहता है V समानुपाती I है, तो इसका मतलब यहां ओम का नियम लागू नहीं होता। यह ओम का नियम लागू, ट्रांसफॉर्मर ओम का नियम लागू, ओम के नियम पर कार्य करेगा क्या, नहीं। यहां पावर नियत होगी, ऐसा नहीं कि वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा बढ़ेगी, वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा क्या होगी घटेगी, लेकिन पावर क्या होगी नियत। एक होता है स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब है वोल्टेज घटना, वोल्टेज घटेगा तो धारा क्या होगी बढ़ेगी, वोल्टेज घटेगा तो धारा क्या होगी बढ़ेगी। तो आपने देखा था कि दोनों कभी बढ़ नहीं रहे, दोनों कभी घट नहीं रहे। वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा घटेगी और वोल्टेज घटेगा तो धारा बढ़ेगी। तो इसका मतलब इसमें नियत क्या है पावर। आदर्श ट्रांसफॉर्मर में पावर है जो 100% क्या रहता है नियत, इसलिए दक्षता कितनी परसेंट होती है 100%, ठीक है। अच्छा अब इसमें एक मैं लिख देता हूं, ये तो मैंने लिख दिया, पावर व आवर्ती नियत होती है। पावर में आवर्ती क्या होती है भाई नियत। 50 हर्ट्ज आप इनपुट दोगे तो आउटपुट भी कितना निकलेगा 50 हर्ट्ज। अच्छा ट्रांसफॉर्मर है 100% दक्षता का,
तो यदि 5 kVA पावर इनपुट दी है तो आउटपुट भी कितनी आएगी? 5 kVA। इनपुट 5 kVA तो आउटपुट भी कितना आएगा? 5 kVA। ठीक है। अब देखो ये तो हो गए स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब आपके पास जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें घूमने वाला भाग होता है क्या? कोई घूमने वाला भाग नहीं है। और जिसमें कोई घूमने वाला भाग नहीं है वो हमारे पास क्या कहलाएगी? स्थैतिक युक्ति। स्थिति युक्ति कहलाएगी ना। मशीन तो तब होगी जब कुछ घूर्णन करेगा। इसमें तो कोई भाग घूमने वाला है ही नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? स्थैतिक युक्ति। अच्छा, जब कोई भाग नहीं घूमता है तो क्या इसमें घर्षण हानि होगी? जब घूम ही नहीं रहे तो घर्षण कहां हुआ? और घर्षण नहीं हुआ तो घर्षण हानि नहीं होगी। नहीं तो आप भले कितना ही अच्छा चलाओ, चाहे साइकिल चलाओ चाहे बाइक चलाओ, इन सब में घर्षण हानि होती है कि नहीं होती है? लेकिन जब ट्रांसफॉर्मर कोई भाग घूम ही नहीं रहा है तो घर्षण हानि होगी क्या? आप पंखा चल रहा है तो आपने जैसे स्विच बंद किया धीरे धीरे क्या हो जाएगा? बंद। किसके कारण? घर्षण के कारण। कौन सा घर्षण? हवा का। हवा का घर्षण ही तो लगेगा। विपरीत दिशा में दाब लगेगा, धीरे 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 रुक जाएगा। लेकिन ट्रांसफॉर्मर कोई भाग गति कर रहा है क्या? नहीं, तो इसमें घर्षण हानि नहीं होगी। यह है एक स्थैतिक युक्ति होती है। इसमें कोई भाग घूर्णन नहीं करता। और जिसमें कोई भाग घूर्णन नहीं करता है तो घर्षण हानि क्या हो जाएगी? शून्य। घर्षण हानि शून्य। ठीक है। कोई भाग घूर्णन नहीं करता है तो घर्षण हानि क्या हो जाएगी? शून्य। ट्रांसफॉर्मर ऐसा है कि आपको श्योरिटी के साथ समझ में आएगा पूरा। इसका दो कारण है। एक तो होता है कि आपका ट्रांसफॉर्मर में रुचि भी होती है। ठीक है, एक तो रुचि भी होती है ट्रांसफॉर्मर। आईटी वालों की रुचि 2-3 टॉपिकों में ही है जिसमें ट्रांसफॉर्मर है मेन। ठीक है, तो एक रुचि भी होती है। और दूसरा है कि इसमें सब चीजें हैं जो सेपरेट है, अलग अलग, आपस में कंफ्यूज करने वाली नहीं है। जितनी भी आप मशीनें पढ़ेंगे इनमें सबसे टफ मशीन आएगी डीसी वाली। डीसी मशीन, डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, इनकी कार्य प्रणालियां होती है थोड़ी खतरनाक। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे, फिर एसी मशीनें पहले पढ़ेंगे। एसी मशीनें आसान होती है, वो टफ नहीं होती है, ताकि आपको लग सके मशीन आप पढ़ लो। सीधा डीसी देखने में थोड़ा दिक्कत कर देती है डीसी, क्योंकि उसमें फ्लक्स बढ़ाना घटाना यही करना पड़ता है, ज्यादा कैसे ही रहता है। लिख लिया भाई। यह है एक स्थिति युक्ति है, घर्षण हानि शून्य है, इसमें कोई भाग घूर्णन नहीं करता। तो हमारे पास ट्रांसफॉर्मर एक क्या है? युक्ति है। और वो भी किस प्रकार की? स्टैटिक, यानी स्टैटिक डिवाइस है। लिख लिया। आप कॉपी अच्छी रखा करो। कैसी कॉपी रखते हो? कॉपी कॉपी
कॉपी आपके हाथ में है, नोट्स घर पे रखते हो, फेर यहाँ रखते हो, रब है ना। ऐसे क्यों करते हो, सीधा फेर ही लो ना। मैं तो आराम से लिखता हूँ, आप भी आराम से लिखते हो, बार बार माथा फोड़ी करते लिखते हो, तो ठीक थोड़ी है। एक तो आपके पास रब कॉपी, ऊपर से हरा पेन, लिखा हुआ है दोहरा दिखे। आप दो दो बार नहीं लिखा करें, दो दो बार लिखने से कोई ज्यादा पढ़ाई नहीं आती है। एक बार लिखा करें, आराम से नोट्स बना लिया करें, कोई दिक्कत है नहीं। लिख लिया भैया तो ठीक है। अब देखो, अब आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता बताइए कितनी है। आदर्श का मतलब क्या हो गया, आदर्श ट्रांसफॉर्मर की दक्षता कितने प्रतिशत होती है, 100%। मानक ट्रांसफॉर्मर की दक्षता 95% से 98%। 95% से 98%। क्या ट्रांसफॉर्मर एक प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है। तो सबसे पहले तो बहुत जने के उत्तर क्या दें, पहले ये बताओ प्रवर्धक खुद क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रवर्धक के बारे में, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एक सवाल पूछते हैं, प्रवर्धक के रूप में कार्य करता है, तो ये सर उत्तर गलत है, नो सर ही रहेगा इसका आंसर। तो प्रवर्धक का मतलब होता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का मतलब होता है एम्पलीफाई करना, यानी कि सिग्नल के आयाम को बढ़ाना। तो एम्पलीफायर किसे कहते हैं, आयाम को बढ़ाना हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीफायर। आयाम को बढ़ाना, ये वोल्टेज, धारा, शक्ति व आवृत्ति सभी को बढ़ा सकते हैं। वो हमारे पास क्या कहलाता है, एम्पलीफायर। मैं अभी जो धीरे से बोल रहा हूं, लेकिन हमने यहाँ एक एम्पलीफायर लगा रखा है, उसकी मदद से स्पीकर में पावर जा रही है ना, तो ये आवाज सबको सुनाई दे रही है। तो लगा हुआ क्या इधर, एम्पलीफायर थे। तो ये एम्पलीफायर केवल वोल्टेज और धारा नहीं बढ़ा रही है, या केवल वोल्टेज या केवल धारा, ये पूरी वोल्टेज के बढ़ाने के साथ साथ धारा बढ़ा लेती है। इसे कहते हैं पावर का बढ़ना। जबकि ट्रांसफॉर्मर क्या कर रहा है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो धारा, और धारा बढ़ेगी तो वोल्टेज, दोनों तो बढ़ा नहीं रहे। जब तक दोनों नहीं बढ़ाओगे पावर बढ़ेगा क्या, नहीं। तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज और धारा तो बढ़ा सकता है, लेकिन पावर नहीं बढ़ा सकता है। इसलिए ट्रांसफॉर्मर पूर्णतः परिवर्तक के रूप में कार्य नहीं कर सकता। यह है विभव, धारा व शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ट्रांसफॉर्मर पूर्णतः परिवर्तक के रूप में कार्य नहीं करता, क्योंकि यह शक्ति को नहीं बढ़ा सकता। ट्रांसफॉर्मर शक्ति को बढ़ा सकता है क्या, नहीं।
ट्रांसफॉर्मर ने वोल्टेज को बढ़ा सकता है, सॉरी वोल्टेज को बढ़ाएगा तो धारा घट जाएगी, धारा को बढ़ाएगा तो वोल्टेज घट जाएगा, दोनों एक साथ नहीं बढ़ा सकता, एक साथ नहीं बढ़ेगी तो पावर नहीं बढ़ेगी, और पावर जब तक नहीं बढ़ा सकता तब तक ये पूर्णतः एम्पलीफायर नहीं कहलाएगा। एम्पलीफायर तो वो होता है जो पावर बढ़ाता है। आपने सुना होगा नाम एम्पलीफायर, क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी और क्लास सी। ये कौन से एम्पलीफायर होते हैं? पावर एम्पलीफायर। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मर होता है, ये मान लो आपके पास प्राथमिक कुंडली है, बीच में ये लाइन खींचो तो ये कोर को प्रदर्शित करती है। जो बीच में लाइन खींच जाती है किसको प्रदर्शित करेगी? कोर को। ये ट्रांसफॉर्मर कुंडलियां पास पास में होती है। ये हमारे पास है स्रोत। स्रोत वो होता है जहां से सप्लाई दी जाती है, और लोड वो होता है जहां पर सप्लाई आप क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं। ठीक है, पूछे कि प्राइमरी वाइंडिंग किससे जुड़ी होती है? स्रोत से या लोड से? सोर्स से। और द्वितीयक वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग किससे जुड़ी हुई है? लोड से। जब प्राथमिक वाइंडिंग में आप धारा प्रवाह कराएंगे तो धारा प्रवाह होगा, धारा प्रवाह होने के कारण यहां पर एक क्या बनेगा? चुंबकीय फ्लक्स। धारा प्रवाह होगा तो यहां पर एक चुंबकीय फ्लक्स बनेगा, और वो जो चुंबकीय फ्लक्स बनेगा वो धीरे धीरे साथ के साथ सेकेंडरी को क्या करेगा? काटेगा। सेकेंडरी को काटेगा तो सेकेंडरी में क्या हो जाएगा? एक ईएमएफ उत्पन्न हो जाएगा, विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाएगा, जो हमारे पास सप्लाई किस पर देगा? लोड को। ठीक है, यही हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। तो एक हमारे पास होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में जो चक्कर होते हैं इसको N1 भी कह सकते हो, NP भी कह सकते हो। P मतलब प्राइमरी, 1 का मतलब भी प्राइमरी होता है और 2 का मतलब क्या होता है? सेकेंडरी। N1 और N2। ठीक है, अब देखो यदि फ्लक्स से ज्यादा काटे तो आपके होगा विद्युत वाहक बल क्या होगा? ज्यादा। कम काटेगा तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? कम। और यदि फ्लक्स कम काटे और लीकेज ज्यादा हो तो कहेंगे विद्युत वाहक बल क्या होगा? कम होगा। भाई लीकेज ज्यादा हो गया, फ्लक्स है यहां से 100 वेबर गया, उसको 100 वेबर ने काटा ही नहीं, कुछ फ्लक्स क्या हो गया? लीकेज। आप क्या चाहते हैं? लीकेज ज्यादा हो कि कम हो? कम हो लीकेज। लीकेज यदि हम कम चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा कि यहां पर जो कुंडली है इसको ज्यादा से ज्यादा काटना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा? लीकेज कम। ज्यादा से ज्यादा काटना चाहिए तो फ्लक्स का प्रवाह क्या होना चाहिए? तेजी से। फ्लक्स का प्रवाह ज्यादा तेजी से होना चाहिए तो फ्लक्स के प्रवाह में बाधा क्या होनी चाहिए? कम। और फ्लक्स के प्रवाह में बाधा को क्या कहते हो? गया भैंस पानी में। प्रतिष्ठम, रिलेक्टेंस। ये सवाल पूछा हुआ है। ट्रांसफॉर्मर में प्रतिष्ठम क्या होना चाहिए? न्यूनतम, कम से कम। हम तो चाहे शून्य हो, है कि नहीं है? इसमें प्रतिष्ठम यानी कि रिलेक्टेंस क्या होना चाहिए भाई? कम। इसमें रिलेक्टेंस क्या होता है? कम।
अब तो दोनों वाइंडिंग आपस में भौतिक रूप से संयोजित है कि चुंबकीय रूप से संयोजित है? चुंबकीय रूप से संयोजित है ना। डायरेक्ट चालकता है क्या इसमें? नहीं। दोनों वाइंडिंग चुंबकीय रूप से संयोजित। ठीक है। दोनों वाइंडिंग कैसे जुड़े? चुंबकीय रूप। तो भौतिक रूप से जुड़ी हुई नहीं है, तो दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या होता है? सवाल तो सिंपल है। ट्रांसफॉर्मर में दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। क्योंकि खुली है ना, ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। यदि डायरेक्ट जुड़ी होती तो प्रतिरोध कम होता। अब जो दो चार तार जुड़े हुए ही नहीं है तो प्रतिरोध क्या होगा? अनंत। खुले परिपथ में प्रतिरोध होता क्या है? अनंत। उधर से बात मत कर, मेरी तरफ ही कर, ठीक है? तेरे ऊपर मेरी नजर है, मैं ऐसा कहता नहीं ना। मैं कैमरा भी लगा रखा है, मैंने कल डायरेक्शन घुमाई, मैंने कहा उसके ऊपर लगाना, ठीक है? बात नहीं कर सकता तू। दोनों वाइंडिंग चुंबकीय रूप से क्या है? संयोजित। दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध, दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध। तेरा डाउट है तो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकता है, पड़ोसी से बात नहीं कर सकता। दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध अनंत। दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या भी हमारे पास? अनंत। क्यों अनंत है? क्योंकि दोनों जुड़ी हुई नहीं है। दोनों वाइंडिंग तो चुंबकीय रूप से जुड़ी हुई है, चालक रूप से जुड़ी हुई है क्या? नहीं। यदि मैं यहां से यहां तार जोड़ देता डायरेक्ट तो आप कहते प्रतिरोध क्या हो जाता? कम। अब ये तो ओपन है, ओपन में प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। अब पूछे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग का प्रतिरोध, तो हम कहना कम होना चाहिए। ये क्या लिखा है? दोनों वाइंडिंग के बीच, वाइंडिंग नहीं लिखा है, तो यही तो ध्यान रखो। ये क्या लिखा है? दोनों वाइंडिंग के बीच प्रतिरोध क्या होता है? अनंत। अब मैं एक और सवाल देता हूं। ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग तांबे से निर्मित होती है तथा इसका प्रतिरोध कम होता है जिससे अस्थिर हानि, यानी लोड वाली हानि, अस्थिर हानि भी कम होती है। अस्थिर हानि ताम्र हानि होगी, अस्थिर हानि भी कम होती है। अब देखो ये है ना, जो आपके प्रतिरोध में प्रतिष्ठा में लड़ाई करने वाले सारे पॉइंट लिख दिए। अब सवाल पूछे तो आपको प्रश्न ध्यान से पढ़ के उत्तर देना। वाइंडिंग का प्रतिरोध क्या होना चाहिए? कम। वाइंडिंग तो लगाओगे किसकी? तांबे की। तांबे का प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। यदि ज्यादा प्रतिरोध की लगाओगे तो हमारे पास क्या होगा भाई? धारा कम बहेगी, प्रतिरोध क्या होगा? ज्यादा। तो P बराबर आई स्क्वायर आर के कारण लॉस भी क्या होगा? ज्यादा। मैं चाहता हूं कि लॉस क्या हो? कम। तो मैं ऐसी वाइंडिंग जोड़ूंगा जिसमें धारा का प्रवाह ज्यादा हो, प्रतिरोध कम हो। लेकिन ये लाइन क्या कह रही है?
दो वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या है, तो कह रहे हैं अनंत। इसका मतलब दोनों जुड़ी हुई नहीं है, तो तांबे की बनी हुई, यही तांबे की आपस में जुड़ी हुई नहीं है, तो परिपथ कैसा हुआ, खुला। और खुला परिपथ का प्रतिरोध कितना होता है, अनंत। पर किससे जुड़ी हुई है, चुंबकीय रूप से, इसलिए प्रतिष्ठम क्या है, कम। ये लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। सर ट्रांसफॉर्मर आउटपुट कितनी देता है, जो खेतों में लगे होते हैं। ऐसा परीक्षा का सवाल नहीं होता है। ट्रांसफॉर्मर हम देखेंगे, ट्रांसफॉर्मर आउटपुट पावर वो का वही देगा। थ्री फेज के लिए वोल्टेज है वो हम क्या करते हैं, 11 केवी से 200 415 से 440 के बीच कर लेते हैं। और सिंगल फेज है तो हम कितना कर लेते हैं, 230। तो आउटपुट लेते हैं, क्या सिंगल फेज में लेना है कि थ्री फेज का लेना है। लाइन पीछे से आ कितनी रही है, 11 केवी की, यही आ रही है ना। यहां तक सारी लाइनें समझ में आ गई। ठीक है, लिख लिया। ओके, अब हमारे पास है ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ट्रांसफॉर्मर जो है हमारे पास एक स्थिति युति है जो पावर को ट्रांसफर करती है, जिसमें प्रतिष्ठम है वो हमारे पास क्या होता है, बहुत ही कम। लेकिन दोनों वाइंडिंग है केवल चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है, विद्युतीय रूप से जुड़ी हुई नहीं होती। इसलिए दोनों वाइंडिंगों के बीच प्रतिरोध क्या होगा, अनंत। लेकिन केवल एक वाइंडिंग का प्रतिरोध पूछेगा तो हम कहेंगे कम होगा, क्योंकि तांबे से बनी होती है। वाइंडिंग किसकी बनी होती है, तांबे की। ठीक है, अब हमारे पास इसमें होता है, क्या ट्रांसफॉर्मर डीसी पर कार्य करता है कि एसी पर करता है, या दोनों पर। दोनों पर ही कर लेते हैं ऐसे। ट्रांसफॉर्मर केवल एसी पर कार्य करता है। यदि डीसी प्रदान की जाए तो क्या होगा, क्या जल जाएगा। अच्छा यही नहीं है, डिटेल में जाओ। ट्रांसफॉर्मर की प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। जब आप कहते हैं ना जल जाएगा, वो दो ऑप्शन देगा, प्राथमिक वाइंडिंग जलेगी, सेकेंडरी वाइंडिंग जलेगी, पूरा ही जल जाएगा। हाँ, तो आपको स्पेसिफिकेशन पॉइंट भी जाना पड़ेगा ना। इसकी प्राथमिक वाइंडिंग जलेगी कैसे। शुभ शुभ लोन बांट रहे हैं।
यदि डीसी प्रदान की जाए, कंडीशन देखो, अब लिखना मत, आपने पढ़ा ना, इंडक्टर तो पढ़ा ही था, कुंडली होती है, आपने अभी थोड़ी देर पहले बनाई। यदि डीसी प्रदान की जाए, डीसी प्रदान करोगे तो बताओ आवृत्ति कितनी होगी, 0। सही बात है। और कुंडली के बारे में आप कहेंगे, प्राथमिक कुंडली के बारे में क्या कहेंगे कि कुंडली कैसे होगी, प्राथमिक कुंडली में एक्स एल बराबर क्या लिखोगे, 2 पाई एफ एल। एफ 0 है, एफ 0, तो एक्स एल क्या हो गया भाई, 0। अतः एक्स एल 0 है तो धारा क्या हो जाएगी, अनंत। अच्छा प्रतिबाधा है ही नहीं तो धारा तो बहुत ज्यादा बहेगी ना, और धारा बहुत ज्यादा बहने के कारण क्या होगी, अत्यधिक धारा प्रवाहित के कारण प्राथमिक वाइंडिंग जल सकती, अत्यधिक धारा प्रवाहित के कारण प्राथमिक वाइंडिंग जल सकती है। ट्रांसफॉर्मर केवल ऐसी पर कार्य करता है, ट्रांसफॉर्मर केवल किस पर कार्य करेगा, एसी पर। डीसी पर प्राथमिक वाइंडिंग क्यों चलेगी, कारण बता दिया कि आवर्ती डीसी में क्या होती है, 0, और एक्सएल क्या होता है, उसकी बाधा, एक्सएल बराबर 2 पाई एफ एल। एफ 0 करोगे तो एक्सएल का मान क्या होगा, 0, और जब प्रतिरोध 0 होता है तो धारा क्या बहती है, बहुत ज्यादा, और धारा बहुत ज्यादा बहेगी तो वाइंडिंग जल सकती है, इसलिए केवल किस पर कार्य करेगा, एसी पर। करो नोट। घर पे जाके साथ के साथ ट्रांसफॉर्मर पढ़ते रहना, नहीं तो क्या है कि ट्रांसफॉर्मर तो समझ में आ जाएगा, फिर आगे धीरे धीरे कम होने लगेगा, बढ़ेगा तो है नहीं ना। फिर आप कहोगे पहले जैसे नहीं पढ़ा रहे, और डीसी मशीन पढ़ाऊंगा तो आप 100% कहोगे, हैं? जबकि मैं डीसी मशीन पढ़ाता था, मैं 10 दिन लगाता हूँ, फिर भी आप कहेंगे।
क्लियर? ठीक है, अब आता नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत। ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत क्या होता है भाई? एक कॉइल में धारा प्रवाहित करने पर चारों ओर चुंबकीय फ्लक्स बनता है और उस चुंबकीय फ्लक्स के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग को काटा जाता है, जिससे उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो यानी पास वाली कुंडली को काट रहा है, इसे कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि अन्योन्य प्रेरण या पारस्परिक प्रेरण या सह प्रेरण, कोई नाम दो। सिद्धांत क्या होता है? म्यूचुअल इंडक्टेंस तो इसे हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण, या आप क्या कहते हैं? स्वयं नहीं, सह, सह कह दो, या क्या कह दो? पारस्परिक, सह या पारस्परिक प्रेरण भी कहते हैं। है तो विद्युत चुंबकीय गुण, गुण कौन सा है? विद्युत चुंबकीय। ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप के रूप में कार्य करता है या स्टेप डाउन के रूप में कार्य करता है? दोनों के रूप में कार्य करता है, यानी या तो स्टेप अप है या स्टेप डाउन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं स्टेप अप। अब लास्ट बार और नाम लिख दो हिंदी में, ऊंचाई। आगे से अब ऊंचाई ऊंचाई लिखना बंद करेंगे, ठीक है? तो स्टेप अप भी रहने देंगे, क्योंकि आपके परीक्षा में नाम आता है ऊंचाई ऊंचाई, तो ध्यान रह जाएगा आपको। स्टेप अप का मतलब है कि पहले प्राथमिक वाइंडिंग में चक्रों की संख्या क्या है? कम। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या क्या है? ज्यादा। अभी थोड़ी देर में इक्वेशन और देखेंगे। सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या ज्यादा होगी तो विद्युत वाहक बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो बताइए स्टेप अप का मतलब क्या हुआ? तो आप कहेंगे स्टेप अप का मतलब होता है वोल्टेज को बढ़ाना। वोल्टेज बढ़ाओगे तो धारा क्या होगी? घटेगी। और वोल्टेज बढ़ाना है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्रों की संख्या प्राथमिक से क्या होनी चाहिए? ज्यादा। सही बात है ना? यदि चक्रों की संख्या ज्यादा है तो चुंबकीय फ्लक्स द्वारा ज्यादा कुंडलियों को काटा जाएगा। ज्यादा कुंडलियों को काटा जाएगा तो विद्युत वाहक बल भी क्या होगा? ज्यादा। क्लियर? ओके। स्टेप अप के बाद स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन क्या होता है? अपचय। N1 और N2 वोल्टेज हमारे पास क्या होगा? डाउन। तो धारा क्या होगी? अप। और इसके लिए क्या होगा भाई? N1 मान बड़ा है, N2 का मान क्या है? छोटा। N2 का मान छोटा है
तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्कर कम है, चक्कर कम है तो चुंबकीय फ्लक्स क्या काटेगा, कम, और कम काटेगा तो विद्युत वाहक बल उत्पन्न भी क्या होगा, कम। ये लॉजिक। तो ये स्टेप अप और स्टेप डाउन। आपने डायग्राम की दांस मेल दी। जब दोनों तरफ चक्कर बराबर ही बनाना है तो बना ही क्यों रहे हो? चक्कर का ही तो लफड़ा था इसमें। यदि सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा। सेकेंडरी में चक्कर कम है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम। इसी लॉजिक को नहीं लगा रहा तो इसको बना ही क्यों रहे हो? इसको बनाने का कारण इतना ही था ना। आपको ऐसा लगे क्या है डिजाइन है? इसमें दिख तो यही रहा ना, सेकेंडरी में चक्कर कम है, यहां ज्यादा है। यदि सेकेंडरी में चक्कर ज्यादा, मैंने बार बार ये समझाया है, लिखा है अभी यही है, फिर आप उसी की पालना करोगे नहीं। बेसिक तो ध्यान रखो। अभी देखो, सावधानी रखनी ज्यादा, एवरी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, आपको लिए मशीन थोड़ी सी आसान होगी। नहीं तो ट्रांसफॉर्मर तो थोड़ा बहुत आप इसलिए पढ़ लोगे क्योंकि आपकी थोड़ी बहुत रुचि रहेगी। बाकी जो सब्जेक्ट है, जो मतलब मशीन के अंदर टॉपिक है, वो ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे। क्यों भाई? सही बात है ना। अब मैं तुझे ही कह रहा हूं, तू पहले नीचे देख रहा है, फिर ऊपर देख रहा है, फिर हंस रहा है। वही वही इसमें ज्यादा किसी के कोई कंफ्यूजन आता नहीं है बड़ा। कुछ चैप्टर होते हैं जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है, कुछ चैप्टर होते हैं जैसे नहीं आता है। जैसे हीट एंड टेम्परेचर आप जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपसे यहाँ तो सवाल होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं है उसमें। गति में, वेग में आपके कंफ्यूजन अटका पड़ा रहेगा। उसमें क्या है कि 3 फॉर्मूला है, लेकिन आपको अटका के रखेंगे, किधर भी नहीं जाने देंगे। वो कंफ्यूजन वाला है। लिख लिया? सिद्धांत क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस यानी अन्योन्यपरण, यहाँ सह, यहाँ पारस्परिक प्रेरण कह दो। स्टेप अप में वोल्टेज बढ़ेगा, स्टेप डाउन में वोल्टेज घटेगा। वोल्टेज बढ़ेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्कर की संख्या ज्यादा है, तभी तो वोल्टेज ज्यादा होगा। और सेकेंडरी वाइंडिंग में चक्कर की संख्या कम है तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा। मामला इतना ही है। क्लियर? अगला है हमारे पास ट्रांसफॉर्मर में विद्युत वाहक बल का समीकरण। ईएमएफ का समीकरण देखते हैं, ठीक है। तो विद्युत वाहक बल का समीकरण देखोगे तो इसमें पहली बात तो ये कहता है कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स, चक्रों की संख्या और आवर्ती के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। इन तीनों के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती। अब देखो, यदि आप यहां से केवल ई एवरेज ज्ञात करते हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है 4 φ F n। एफ इधर लिखो, एन उधर लिखो, लिखने में ठीक रहता है। 4 φ F n, ठीक है। ये कौन सा है, ई एवरेज। लेकिन हम सामान्यतः ई एवरेज नहीं लेके कौन सा लेते हैं, ई आरएमएस। क्योंकि एसी के अंदर वोल्ट मीटर है, कौन सा वैल्यू मापता है, आरएमएस। आरएमएस मान मापता है ना, तो ई आरएमएस मापेंगे।
एवरेज को किससे गुणा करोगे तो आरएमएस आएगा। तो आप कहोगे आरएमएस और एवरेज में संबंध होता है, वो फॉर्म फैक्टर कहलाता है। फॉर्म फैक्टर क्या था, आरएमएस बटा एवरेज, और वैल्यू कितनी आई थी 1.11। 1.11 से गुणा करोगे तो हमारे पास 4.445 FN। ये ट्रांसफॉर्मर के विद्युत वाहक बल का समीकरण है, 4.445 FN। क्लियर। कर लो, मैं एक आध सवाल देता हूं, ढूंढ लो कोई सवाल मिले तो मैं। चलो लिखो एक क्वेश्चन भाई, इसरो का सवाल है। आवाज मत करो भाई, आराम से साथ के साथ सवाल लिखो। 0.1 वेबर शिखर मान की एक ज्यावक्रीय तरंग ट्रांसफॉर्मर की द्वितीयक वाइंडिंग में 10 फेरे हैं। 10 फेरे यानी 10 टर्न है, 10 टर्न है। द्वितीयक में ईएमएफ का आरएमएस मान ज्ञात कीजिए यदि सप्लाई आवृत्ति 50 हर्ट्ज।
222 है। यदि ये सेकेंडरी के आरएमएस का मान पूछा है तो सेकेंडरी का आरएमएस तो मैं E2 लिख दूं भाई, और ये हमारे पास होगा 4.445 F N2, क्योंकि आवृत्ति समान होगी। प्राथमिक में जो आवृत्ति वही सेकेंडरी में होती है। प्राथमिक से उत्पन्न फ्लक्स से सेकेंडरी को काटता तो फ्लक्स भी दोनों में क्या होता है, समान। जिधर चक्रों की संख्या ज्यादा तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, ज्यादा। चक्रों की संख्या कम तो विद्युत वाहक बल क्या होगा, कम। वैल्यू पुट कर दो 4.44, फाई कितना है 0.1, आवृत्ति कितनी है 50, और ये कितना है 10। पॉइंट हटाया तो कितना है भाई 100, ये पॉइंट हटाया तो कितना है 10, 10 से 10 क्या हो गया कैंसल, 50 से काटा तो कितनी बार गए 2 बार, 444 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 222 वोल्ट। क्लियर। क्लियर। ओके। अगला हेडिंग डालो आप, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, जिसमें K बराबर होता है N2/N1। ठीक है। अब आप लिखना मत, मैं आगे का एक एक पॉइंट लिखूंगा, मैं समझा समझा लिखूंगा, लेकिन वो पूरी इक्वेशन बन जाएगी, ध्यान रखना। आपने अभी जो आरएमएस का सूत्र लिखा था तो उसमें आपके पास यह आया था E समानुपाती N है कि नहीं है, E समानुपाती फाई एफ एन है, तो E समानुपाती N है कि नहीं है, है। यदि E1 है तो क्या आएगा N1, और E2 है तो क्या आ जाएगा N2। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं। तो N2/N1 है तो मैं E2/E1 लिख दूं, किसी को डाउट है तो पूछ लो। मैं पूरा लिखने के बाद में वापस नहीं बताऊंगा, मैं एक एक करूंगा, क्योंकि पूरा फिर बहुत ज्यादा साथ में हो जाएगा। ये तो क्लियर हो गया आपको। K बराबर तो N2/N1 होता है, इसे हम कहते हैं ट्रांसफर रेशियो। क्या E समानुपाती N होता है कि नहीं होता है, होता है। तो E1 समानुपाती N1, E2 समानुपाती N2। अभी थोड़ी देर पहले समीकरण लिखा उसमें यही है, ठीक है। तो E1 है, जो N2 है तो वहां क्या कर दिया हमने E2, और N1 की जगह क्या कर दिया E1, क्योंकि दोनों समानुपाती के गुण है तो बराबर में तो लिख ही सकते हैं। अब देखो कि आपने लिखा था ट्रांसफॉर्मर में पावर क्या होती है, नियत। लिखा कि नहीं लिखा, ठीक है। पावर नियत होती है तो पावर P बराबर क्या लिखा आपने E1 गुणा I1, ये तो प्राइमरी की पावर है, और E2/N2
सॉरी E2 × I2, ये किसकी पावर है? सेकेंडरी। लेकिन ट्रांसफॉर्मर में पावर क्या होती है? बराबर। तो E1 × I1 बराबर E2 × I2। E1 में नीचे उधर भेजूं तो बताओ E2 बटा E1 होगा कि नहीं होगा? होगा। यहां क्या बचा हुआ है? I1, और I2 कहां आ गए? नीचे। तो ये क्या बन जाएगा? I1 बटा I2। पावर नियत होती है, यहां से हमें एक और कंडीशन मिल गई, I1 बटा I2। बताओ मिल गई कि नहीं मिल गई? ठीक है, देखो दो कंडीशन में ले आया। तीसरा कंडीशन हम और बात करते हैं आगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन होता है P समान होता है ना, P बराबर क्या होता है? I²R। आर तो हम करते हैं डीसी परिपथ में, एसी परिपथ में आर नहीं लेकर हम क्या लेते हैं? पूरी प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या कहलाती है? जेड। तो I1² × Z1 बराबर I2² × J2, क्योंकि पावर तो दोनों में क्या होती है? सेम। ठीक है, तो बताइए I1 का स्क्वायर बट्टा I2 का स्क्वायर, इधर ले, उधर क्या है? Z2 बट्टा क्या है? Z1। दोनों तरफ वर्गमूल है वो, तो यहां क्या मिलेगा? I1 बट्टा क्या हो गया? I2, और इधर क्या हो गया? √Z2 बटा, तो ये हो गया बराबर √Z2 बटा Z1। मैंने एक भी पॉइंट बिना पढ़ाई वाला नहीं बताया है। ये हमने देखा पावर क्या होती है? नियति होती है, वहां से कंडीशन ली। ये हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का सूत्र। के बराबर क्या होता है? N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1 बराबर I1 बटा I2 बराबर √Z2 बटा Z1। अब एक और देखो ध्यान से, यदि हमारे पास N2 का मान N1 से बड़ा है, N2 का मान क्या है? तो बताओ K का मान 1 से बड़ा होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा ना। मान लो N2 का मान 10 है, N1 का मान है 5, N2 बड़ा है N1 है। 10 बटा 5 कितना है? 2। कुछ भी करोगे तो 1 से तो बड़ा ही आएगा। तो आप कहेंगे K > 1, और K का मान 1 से बड़ा है या N2 का मान N1 से बड़ा है, तो उससे हम कहते हैं स्टेप अप। वो कंडीशन क्या कहलाती है? स्टेप अप। यदि हमारे पास N2 का मान N1 से क्या है? छोटा। N2 का मान N1 से छोटा है, तो K का मान 1 से क्या होगा? कम। और K का मान 1 से कम होगा तो इसे कहेंगे स्टेप डाउन। इसे क्या कहेंगे? स्टेप डाउन। तीसरा है N2 बराबर N1। तीसरा क्या है? N2 बराबर, यदि N2 और N1 बराबर है तो K बराबर क्या आएगा? 1, और K बराबर 1 आएगा, न तो वोल्टेज बढ़ा रहा न घटा रहा है। इसे कहते हैं आइसोलेशन कंडीशन। कौन सी कंडीशन होती है? आइसोलेशन। ये है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला। इधर वाला कोई काम का नहीं है, केवल हम लाए कैसे वो बताया है, लेकिन आपको इधर वाला ही है। करो नोट। अरे लाल शर्ट, बातें मत करो भाई, क्या हुआ है? फॉर्मूले ज्यादा आ गए? ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले एक है। के बराबर N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1 बराबर I1 बटा I2 बराबर √Z2 बटा Z1। इसी से लॉजिक लगेगा। और किसी को यदि ऐसा रहता है कि इसके बारे में क्या परीक्षा में सवाल आते हैं, तो आप रामबाण बुक खोलेंगे तो इसमें आपको 20-30 से एक न्यूमेरिकल मिल जाएंगे इसी फॉर्मूले पर।
हाँ, 22 को 23 को वो इलेक्ट्रिशियन है। शायद, कंफर्म नहीं हूँ। पहले लॉकडाउन था, मैं बैठा रहता था, थोड़ा निकमा था। अब मैं बता नहीं सकता। लिख लिया भाई। ये याद रह जाएगा, के बराबर N2/N1 बराबर E2/E1 बराबर I1 बटा I2 बराबर √Z2/Z1। हम थोड़े से सवाल करके इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्या कैसे होता है। एक क्वेश्चन है, I2/I1 बराबर 2 है। E2 बराबर हमारे पास 100 है। तो E1 का मान ज्ञात करना। आसान सवाल है, कुछ नहीं है। हैं? 50,000। ईडी की बुक पूछ पूछ कर थक गया हूँ। क्या करें भाई, थक गए तो हैं। कि ईडी की बुक पूछ पूछ के थक गए हैं। ईडी की बुक में, ड्राइंग की बुक में लफड़ा ये है, जितनी ड्राइंग के, जैसे आपके बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है ना, 40 नंबर का मैटर, उसकी किताब का सीन ये है कि उसमें हमने ड्राइंग पूरी लिख ली है, एनवायरमेंट हमारी पूरी हो गई है, और आईटी लिटरेसी हमारा पूरी हो गई है, और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ भी पूरा हो गया, उनके सवाल भी पूरे हो गए, वर्कशॉप कैलकुलेशन की थ्योरी भी पूरी हो गई है। लेकिन वर्कशॉप कैलकुलेशन के सवाल जो नए बनाने हैं वो बन रहे हैं, इसलिए किताब लेट आ रही है। क्योंकि उस किताब में 40 नंबर के मैटर में 30 नंबर तो वर्कशॉप कैलकुलेशन है, और वर्कशॉप कैलकुलेशन होते हैं केवल न्यूमेरिकल। तो उस बुक को खरीदने का उद्देश्य यही होता है कि उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको सवाल मिलने चाहिए। बाकी तो उसकी थ्योरी पढ़ के क्या करोगे, कॉपी में लिखी मिलेगी आपको। वर्कशॉप कैलकुलेशन की किताब खरीदने का, जो भी आपसे पहले जो बेस में पढ़ते थे उन बच्चों में कोई जानकर पूछ लेना, जिनको मैंने पढ़ा दिया बेस में उनको पता चल गया, क्योंकि उनको सवाल भी दिखा दिए। तो उस बुक को पढ़ने का उद्देश्य ये है कि प्रैक्टिस के लिए सवाल मिलने चाहिए, वो मार्केट में किसी भी बुक में नहीं मिल रहे। थ्योरी उसका कोई उद्देश्य है ही नहीं। आईटी लिटरेसी कितने नंबर की आ रही, 2। पर्यावरण कितने नंबर की आ रही, 2। और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कितने नंबर का आ रहा है, 1। ड्राइंग कितनी आ रही, 4 या 5 नंबर की। 30 नंबर का कौन आ रहा है, वर्कशॉप कैलकुलेशन। इसमें सारे क्या आ रहे हैं, न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल जो आए हैं वो तो देंगे देंगे, इसके अलावा नए सवाल बनाने पड़ेंगे। हर चैप्टर में आपको 100, 150, 200 सवाल मिले, ताकि आप प्रैक्टिस आराम से कर सके। तो उसमें लपड़ा इसी चीज में टाइम लग रहा है कि पर्सन बनाने पड़ रहे हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन पिछली बार पहली बार पूछी है, उससे पहले कभी कोई वर्कशॉप कैलकुलेशन पूछी नहीं है। आपके आईटी के पेपर होते हैं, उसमें भी वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो टॉपिक दिए गए उनके सवाल बहुत ही कम होते हैं, गिनती के होते हैं। तो इसलिए सवाल बनाने पड़ रहे हैं। तो किताब शायद तक 30 तक आएगी, बट सवाल बन जाएंगे तो बन ही जाएंगे लगभग। थ्योरी लिख दी। अब जैसे मान लो उष्मा में ताप है, उष्मा में ताप की मैंने सारी थ्योरी लिख दी, पूरी रेडी है, थ्योरी में कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा में आए हुए सवाल है लोको पायलट में 64 क्वेश्चन, वो रेडी है, वो तो 64 परीक्षा में आए हुए हैं। अब उसके अंदर 100, 150 सवाल तो मुझे भी तो जोड़ने पड़ेंगे, और 100, 150 सवाल मुझे बनाने हैं, ताकि कुछ अलग तरीके से सवाल पूछे तो कैसा पूछेगा, और घुमा के पूछेगा तो कैसे पूछेगा। केवल वैल्यू चेंज करना है तो उसमें तो कितना टाइम लगे।
ठीक है ना। तो लफड़ा इसी चीज का और कोई नहीं है, इसमें टाइम लगता है। लिख लिया भैया। तो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला देखा था उसमें ये देखा था, अरे आपका सिलेबस काफी बड़ा सिलेबस है, काफी अच्छा सिलेबस है। हाँ काफी काफी अच्छा है ना, काफी बड़ा, कोई छोटा सिलेबस है नहीं। आपकी लगातार क्लास होने के बावजूद 6 महीने में नहीं हो पाएगा, मतलब रेयर चांस है, 6.5 7 भी लग सकते हैं, जबकि लगातार क्लास होने के बावजूद होगा ये। तो सिलेबस छोटा कैसे हुआ? हम संडे को संडे नहीं मान रहे हैं, ठीक है, फिर भी हमें इतना टाइम लग रहा है, तो इसका मतलब सिलेबस छोटा नहीं है, ठीक है ना। हम संडे को संडे नहीं मान रहे, फिर भी हमने कहा आपको 6 महीने में, हम कितने भी कोशिश करें, लेकिन 6 महीने में कोई रेयर बैच है जो पूरा होता है। 6 महीने में वो बैच हमसे पूरा हो जाता है जो सवाल नहीं पूछता कभी, जैसे कोई डाउट पूछते नहीं तो उनको हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं। जो सवाल पूछते नहीं, कुछ बैच होते हैं जिसमें सवाल बहुत कम पूछा जाता है, डाउट्स आते ही नहीं उनके, क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं, फिर उनको ज्यादा टफ सवाल कराने का मन ही नहीं करता कि ये और जाके ऐसे अटकेंगे। जो पूछते हैं तो उसमें सवाल का उत्तर बताते हैं, तो 2 चीज एक्स्ट्रा बता देते हैं, तो उसमें टाइम तो लगना ही है। ये E1/E2, अरे पूछते हैं सिलेक्शन उसी में जाता है। E1/E, नहीं सॉरी, हमारे पास फॉर्मूला था E2/E1, E2/E1 बराबर I1/I2। फाउंडेशन बेच में जो आप पढ़ते हैं ना, आप भले चारों ओर के चेहरे काउंट कर लेना, हम सबसे आराम से पढ़ाते हैं फाउंडेशन में, और सबसे आराम से पढ़ने वाले फाउंडेशन वाले हैं। सबसे ज्यादा रिजल्ट भी फाउंडेशन में जाता है, चाहे कभी भी कोई बेच हो, कोई लोको पायलट नहीं, कोई भर्ती, किसी भी भर्ती की बेच हो। जो भर्ती से पहले तैयारी करना आते हैं, एक तो क्या है वो खुद सीरियस ज्यादा होते हैं कि उनको लगना होता है, तो उनको ऐसे पुश नहीं करना पड़ता तुम पढ़ो। उनमें से काफी ज्यादा जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अभी कुछ हैं जो रास्ते भटके हुए हैं, लेकिन जैसे डेट आएगी तो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे। जब भर्ती के समय तो वो आएंगे जो हमें केवल पैसा देने का आएंगे, उनका कहेगा सर का कुछ बाकी रह गया था, दे के आता हूँ। बहुत ज्यादा स्टूडेंट आते हैं, लेकिन रियल में वो ऐसे आते हैं कि गांव में वो आते हैं कि एक साथ ही गांव से आएंगे तो 5 या 10 जन एक साथ आएंगे। वो कहेंगे हमारे 10 के एडमिशन करो, 5 के करो, अभी तो एक एक दो दो आ रहे हो, फिर वो 10 10 साथ में करते हैं वो, ठीक है ना। तो वो आते हैं ग्रुप में, फिर वो कहते हैं ग्रुप से कमरे लेते हैं वो ग्रुप से ही होता है मामला उनका। E2/E1 बराबर I1/I2, ये फॉर्मूला था। अब बताओ, इसको मैं फॉर्मूले को उल्टा कर दूं तो E1/E2 होगा, तो इधर वाला ही उल्टा करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? I2/I1, ठीक है। अब देखो E1 का मान आपको ज्ञात करना, E2 का मान, E2 का मान क्या है 100, I2/I1 कितना है 2, तो बताइए E1 बराबर कितना आएगा 200। अब 50 आने वाले, देखो कैसे हुआ, इतना आसान सवाल में हो गया डब्बा गोल। इसलिए मैं कहता हूं न्यूमेरिकल सवाल में ध्यान बहुत रखना पड़ता है। थोड़ा सा गड़बड़ किया, 100 को 2 से गुणा करने बजाय भाग दिया, खत्म हो गया। अब आपने पढ़ा है I1/I2, इसने दिया है, आपने पढ़ा तो यही था ना। अब इसको E1 ज्ञात करना, तो उल्टा करो फॉर्मूला। आपने क्या कर दिया, E2 की जगह लिख दिया 100, E1 ज्ञात करना, I1/I2 लिख दिया 2, जबकि I2/I1 है कि नहीं है? फाउंडेशन ही तो होता है, फाउंडेशन ही तो होता है। आप जो पढ़ते हैं, जो जिसमें 6 महीने 7 में लगते हैं, फाउंडेशन होता है। जब भर्ती आती है तो हमारे साथ में हम भी अंडर प्रेशर में होते हैं, विद्यार्थी भी अंडर प्रेशर में होता है, क्योंकि 2.5 3 महीने में सिलेबस कराना होता है। टारगेट क्या होता है, तो फटाफट ही होता है वो। चाह कर भी हम उसमें ज्यादा टाइम कैसे दे सकते हैं कि भाई वो परीक्षा 2.5 3 महीने बाद है, जैसे विज्ञप्ति की डेट ही तो 2.5 3 महीने बाद की देगा, तो 2.5 3 महीने हमें सिलेबस कराना अनिवार्य होता है। खाते कुछ नहीं है, थोड़ा स्पीड से चलते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ खा ही जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और
नहीं भी खाए ना तो भी दिक्कत है। जैसे पिछली बार से टेक्निकल हेल्पर में संकल्प भेज तो उसमें हम खाए कुछ नहीं थे। उसमें डेली क्लास चलती थी 8 घंटे। उसमें डेली 8 घंटे क्लास चलती थी। 8 घंटे तो हम पढ़ा रहे हैं। अब वो घर जाके कब पढ़ेगा? अच्छा, हम 8 घंटे नहीं पढ़े तो हमारे ऊपर दोष क्या? आप तो सिलेबस ही नहीं करा पाई। हम पढ़ाते थे 8 घंटा। अब उसको खुद को पढ़ने को टाइम कब मिलेगा? लपड़ा तो यही आएगा ना लास्ट में दिक्कत। लास्ट में सिलेक्शन हमेशा, चाहे कोई भर्ती हो, चाहे कोई आरएस की तैयारियां करो, चाहे लोको पायलट करो, लास्ट में सिलेक्शन वही होता है जो लास्ट के महीना 2 महीना परीक्षा से पहले घर से या कमरे से बाहर नहीं निकल के आप स्टडी करें जो पहले पढ़ा हुआ था। चाहे लाइब्रेरी जाके पढ़े, उसी को पुराना जो पढ़ा हुआ उसको ढंग से पढ़े, नंबर उसी से आना है। लेकिन वो पढ़ने के लिए आपके पास होना चाहिए कि चीजें समझ में आई हुई है ताकि रिकॉल कर सके। आप देख लेना, अभी आरएस का फॉर्म भरे हैं बहुत जनों लोगों ने, ठीक है, अभी प्री हो जाएगा। प्री होने के बाद देख लेना वैसे ही घूमेंगे। लेकिन प्री में पास वही होंगे जो पहले से पढ़ रहे थे। कोई भी परीक्षा का यही होता है, कोई भी एग्जाम उठा लो। राजस्थान में तो अभी पता ही नहीं चल रहा किसकी तैयारी करनी है। आपको तो कम से कम लोको पायलट दिख रहा है, बाकी दुनिया ने जो बाहर घूम रही उनको पता नहीं चल रहा करनी किसकी। सीईटी तो दे दिया, नंबर 155 आ रहे हैं। अब वो कंफ्यूज है, पुलिस में नंबर आएगा कि नहीं आएगा, एलडीसी में तो शायद तक नहीं आएगा, ठीक है ना। सीईटी वापस पता नहीं कब होगी, और कोई भर्ती है नहीं। सोचो, जिसने पढ़ रहा था उसने सीईटी का एग्जाम दिया, एक अच्छा पढ़ने वाले बच्चे ने सीईटी का एग्जाम दिया, उसके नंबर आए 150 या 155। अब तो वो क्या कर रहा है? कुछ नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं ना उसके पास। मैं तो रियल बता रहा हूं अभी। आपकी भी आएगी 155। 155 वाले को मतलब इसको कोई, जिसके 180 आई उसको कंफर्म है, हाँ मैं जूनियर अकाउंटेंट का भर रहा हूं या संगणक का भर रहा हूं, मैं उसमें जो 15 गुना में आऊंगा, मतलब जो भी फार्म भर रहा हूं उसमें क्या है 15 गुना में आऊंगा। एलडीसी के भर रहा हूं 15 गुना में आऊंगा कि नहीं आऊंगा क्या पता चलेगा? 180 से ऊपर वालों को तो पता चल रहा है, 155 वाले को क्या चल रहा है? कुछ नहीं। वो कहेगा जब आएगा तो पता चलेगा। और आएगा कब? परीक्षा से 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन पहले। कहां तू पास था भाई पहले? यही हरियाणा वाले कर रहे हैं, यही राजस्थान वाले कर रहे हैं, दोनों जगह यही तो मामला है। पुलिस में उन्होंने फॉर्म भरा दिया 40% वालों से, ठीक है, मतलब जो भी है कट ऑफ दी ना, जनरल 40 ओबीसी 30 जो भी दी, उनसे फॉर्म भरवा लिए। अब उन्होंने कहा कि हम पास किसको करेंगे? 15 गुना को। अब बंदे के 140 नंबर बताओ 15 गुना में आ रहा कि नहीं आ रहा? पता नहीं। इसलिए वो दौड़ तो रहा है लेकिन कम मन से दौड़ रहा है। मतलब लपड़ा थी अटका हुआ नहीं, मैं ज्यादा दौड़ो पर बुलाए नहीं तो आदमी है। मैं सभी जगह यही है, एलडीसी में भी यही है। एलडीसी आगे वैकेंसी उसमें भी तो यही होगा। यार ऊपर से थोड़ा बहुत मन करे तो जिले चेंज और हो गए। उनके क्लियरिटी नहीं हो रही, करना क्या है? मतलब कुछ भी हो, पहली बात तो वैसे इस प्रकार से शेड्यूल्ड है कि कभी पढ़ने का कुछ मन कर नहीं रहा उनका, फिर भी थोड़ा बहुत मन करे तो ये जिले चेंज हो गए। ये इसलिए है कि आपको लगता है कि दुख आपका ही है, सारी जगह अभी यही हो रखा है। ढंग से पढ़ लेना, जो लग जाओगे वो लग जाओगे, जो बचाएंगे वो बचाएंगे, बाकी माता बोड़िया इधर यही रहनी है, यही माता बोड़िया है। अब देखो कि यूपी के बच्चे एग्जाम दे रहे थे, उनके पेपर आउट हुआ, 2 साल से परीक्षा ले ही नहीं रहे कोई। मध्य प्रदेश में भी पटवारी परीक्षा ली, 15 लाख में पेपर बिका, आउट हो गए, सबको पता चल गया, ठीक है। और राजस्थान का मामला पूरा डाउट दिख ही रहा है। हरियाणा वालों ने सीटी ली, पद निकाले, बहुत सारे परीक्षा ले ही नहीं रहे। 15 गुणा में कौन आ रहा है वो कहेंगे परीक्षा से 7 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा तो पता चलेगा कि तुम 15 गुणा में हो कि नहीं हो। अब तो क्या करे कोई, तो सब जगह हालात ऐसे हो रखे हैं। ट्रांसफॉर्मर की
यार कईयों को ये डर है, सीईटी में नंबर तो अच्छे आए थे यार, ये 1 साल के लिए हैं, बीच में परीक्षा नहीं ली तो वापस सीईटी देना है। सीईटी तो 1 साल के लिए है, वो तो आगे वैलिडिटी खत्म हो गई, सीईटी फिर वापस दो। तो खेल तो सीईटी सीईटी चला। अब खुश सोचो ना। अब देखो अभी क्या, आगे अगस्त आ गया, अगले जनवरी में वापस सीईटी है। अब देख लो आपके सामने रही, मैं बताता रहा हूं ये। लफड़ा ये है, लफड़ा कोई एक ही स्टेट का नहीं है, सभी स्टेट का ये है। देखो जब इस प्रकार का लिखा जाए कभी भी ये, तो इसका मतलब है प्राथमिक वोल्टेज कितना था 2000, और आपने इसको सेकेंडरी में बदला तो वोल्टेज कितना मिला 200। इसको लिखने का तात्पर्य ये होता है, इस प्रकार लिखने का अर्थ ये होता है। हैं? क्या हुआ? 2000 दिया हुआ ना, आपने क्या सीधा भाग दे दिया? यही तो नहीं था ना, मैं ये समझा तो रहा हूं, अंडरलाइन की ना मैंने कहा, सुनो इसको ध्यान से देखो। जब इस प्रकार का लिखा जाए तो ट्रांसफॉर्मर को लिखने का तरीका होता है ये कह रहा है कि ये है हमारे पास प्राथमिक और ये क्या है सेकेंडरी। 2000 वोल्ट था, वो किस में बदला 200 में। इस प्रकार ट्रांसफॉर्मर लिखने लाइन का अर्थ होता है 2000 वोल्ट था प्राथमिक में, सेकेंडरी वोल्टेज कितना है 200। प्राथमिक में कितना वोल्ट है 2000, सेकेंडरी में कितना है 200। इस प्रकार का लिखने का अर्थ हमेशा यही होगा। ठीक है, अब बताओ सेकेंडरी में चक्कर कितना है 100, प्राथमिक में चक्कर याद करने, तो आप क्या कहेंगे भाई, N2 बटा N1 बराबर E2 बटा E1। N2 कितना है 100, N1 कितना है ज्ञात करना, और E2 कितना है 2000, सॉरी E2 कितना है 200, E1 कितना है 2000। अब काटोगे तो नीचे कितना आएगा 10। अब N1 उधर जाएगा, N1 उधर जाएगा तो फिर क्या बने 100 गुणा 10 बराबर कितना चक्र है 1000 चक्र है। कोई भर्ती की अभी क्लियरिटी नहीं, राजस्थान में इसलिए सभी आरएस बन रहे हैं। अच्छा, आरएस में जिन्होंने भी एडमिशन लिया उसमें आधे से ज्यादा ऐसे हैं जो कहते हैं आरएस की तैयारी कर लेते हैं, पटवारी तो बनी जाएंगे। पता कर लेना, मेरे गांव के भी इधर 2-4 कर रहे हैं, तो मेरे से मिले उनके पिताजी वगैरह कि आरएस की करा देते हैं, कुछ ना कुछ बन ही जाएगा। ठीक है, तो मामला ये है क्या, आरएस की करा देते हैं, कुछ नहीं तो ग्राम सेवक पटवारी कुछ तो बन ही जाएगा है। नहीं, सही और गलत का तो मैं इतना सा बताऊं कि टेक्निकल हेल्पर की तैयारी करने से लोको पायलट नहीं बनता, लोको पायलट से टेक्निकल हेल्पर नहीं होता। ठीक है ना, आपको यदि जिस भर्ती की तैयारी करनी होती है उस भर्ती के हिसाब से आपको पढ़ना चाहिए। आरएस को पढ़ाने का तरीका उसके लेवल से रहेगा। वो परीक्षा लेती है आरपीसी, उनका पूछने का तरीका अलग होता है। और आरएसएम एसएसबी का एग्जाम आप क्वालिफाई करते हैं तो वो है 1 डे एग्जाम। आरएस की तैयारी करने वाले सामान्यतः ज्यादातर एसआई का प्री पास कर लेते हैं, दौड़ तक पहुंच जाते हैं ज्यादातर, देख लेना आपको मिलेंगे, क्योंकि 2 परीक्षाओं को पूछे जाने के तरीके अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे डीएमआरसी परीक्षा लेंगे तो मशीनें ज्यादा पूछती है। ठीक है, अब सभी मशीनें ज्यादा थोड़ी पूछती है, क्या कह रहे हो? मैं यही तो कह रहा हूं कि भाई आपके मामला ये है कि चीजें सही और गलत तो बाद में ना, जब आप उस लेवल पे हैंग नहीं है। कल छुट्टी है 15 अगस्त की, परसों आपको लाडू खिला दिए जाएंगे। एक मिनट रुको, क्या कह रहा हूं? कल नहीं 15 अगस्त को तो राष्ट्रीय दिवस है क्या? क्या झंडा रोड होगा? आ जाओ, स्वागत है।
बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, क्या हुआ? आपको परसों लड्डू खिलाए जाएंगे, कल छुट्टी है। कोचिंग में जितने बच्चे हैं झंडा रोहण के लिए प्रांगण से ही होता है, वो नहीं होता है, इसलिए 8-10 जने झंडा रोहण कर लेते हैं। मामला ये होता है क्योंकि छत पे जाके करना होता है। आप भी जानते हो कि जयपुर के अंदर पूरा सिस्टम यही रहता है ना भाई। सुबह झंडा रोहण तो सभी कोचिंग करती है, लेकिन छत पे 10-15 जने जाके कर लेते हैं, क्योंकि इतनी जगह ही नहीं होती है कि पूरे खड़े हो सके आ सके, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। बाकी आपको दूसरे दिन लड्डू तो इतना होता ही है, वो खिला जाएंगे।